हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10, है ना। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, फिर भी एक बार मैं आपके रिवीजन के लिए बता दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था, है ना। हमने सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, फिर उसके परावर्तन के नियम पढ़े थे, है ना। परावर्तन क्या होता है? जब कोई किरण किसी परावर्तक पृष्ठ या किसी माध्यम से टकराती है और उसके पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। परावर्तन का मतलब होता है किरण का उसी दिशा में वापस लौट आ जाना, है ना। तो ये परावर्तन कहलाता है। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जब कोई किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। और हमने इसके दो नियम भी पढ़े थे, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन, है ना। नियमित परावर्तन में हमने पढ़ा था कि जब कोई किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जबकि विस्तृत परावर्तन में क्या होता है, जब कोई किरण किसी माध्यम से टकराती है तो वो विभिन्न दिशाओं में निकल जाती है ना, अनिश्चित दिशाओं में निकल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये कोई परावर्तन है ना। ठीक है, ये कोई परावर्तन है। एक मिनट में पेन ले लूं ना। ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, मैंने यहाँ पे बोला परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है ना। इससे कोई किरण आती है, ये किरण, इसको बोलते हैं आपतन। आपतन किरण, आने वाली किरण को बोलते हैं अपवर्तन, है ना। आप इसको आपतन या अपवर्तन भी बोल सकते हैं ना, अपवर्तन। जब ये किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। ये जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से वापस लौट गई, है ना। इसका इधर उधर दिशा में कोई परावर्तन नहीं हुआ, तो इसे हम बोलेंगे नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, है ना। पर लेकिन क्या होता है, जब एक दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन। जब कोई किरण पुंज इस साइड से आया और इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वो विभिन्न दिशाओं में, कुछ किरण इस दिशा में निकल गई, कुछ किरण इस दिशा में निकल गई और कुछ किरणें इस दिशा में ऐसे विस्तृत हो गई, तो इसे हम बोलेंगे विस्तृत परावर्तन, जो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया। फिर मैं आपके रिवीजन के लिए ये चीज बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने इसकी डेफिनेशन भी यही लिखी कि इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशाओं में लौट जाती है। फिर हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, है ना। फिर समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब की विशेषताएं पढ़ी थी। ये सारी चीजें मैंने पार्ट 1 में कवर करवा दी है, तो आप पहले पार्ट 1 को देखना, फिर पार्ट 2 पे आना। ये सारे नोट्स मैंने अच्छे से बनवाए हैं, जो आपको अपनी कॉपी में भी राइट डाउन करने हैं। ये जो डेफिनेशन है ये एक एक नंबर में बोर्ड में पूछी जाती है। जो आपके न्यू टाइप आता है उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको ये नोट्स भी बनाना है। और आज का हमारा टॉपिक है, हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ये चैप्टर चल रहा था, है ना। तो परावर्तन और अपवर्तन का मतलब समझ में आ गया। ये दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन, ठीक। तो आज हमारा एक गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए, है ना। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ना। तो गोलीय दर्पण में हम किस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण जिसे हम कांच में देखते हैं ना, तो हमारा जो दायां हाथ होता है वो बायां साइड दिखाई देता है और बायां जो हाथ होता है वो दाईं साइड दिखाई देता है ना। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है ये किस तरीके से बनता है वही हम आज देखने वाले हैं, है ना। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। दर्पण है ना, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, देखो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये उत्तल दर्पण हो गया अपना,
उत्तल दर्पण, और ये जो होता है वो अवतल, इसके बाहर होता है ना, और ये जो होता है ये अपना अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता, अवतल दर्पण है ना। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया और ये हमारा अवतल दर्पण होता है। ये क्या बोल रहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये जब मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण, ये हो गया है ना, एक साइड में बना दूं और ये एक साइड ये बना दूं, है ना। तो ये तो हमारा हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। जब प्रकाश की किरण पुंज, ये किरण पुंज इस तरीके से विस्तृत होती है, तो देखो अवतल दर्पण के तो बाहर की सतह पर हो रही है ना, अवतल दर्पण के तो मुख्य फोकस से गुजरेगी, जबकि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर अपसरित होगी। इससे तो अगर किरण पुंज आती है तो इससे तो ये निकलेगी, और अपसरित कहाँ हो रही है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मतलब यहाँ से आते हुए कहाँ पर मिल रही है, मुख्य अक्ष के, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर अभिसरित हो रही है। यानी ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष पर अभिसरित, अभिसरित हो रही है ना। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। देखो दूसरा है हमारा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या बोल रहा है ये, जब हमने ये किरण या अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरी और कहाँ पे अभिसरित हुई, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे, जब ये परावर्तित होती यानी वापस इसी दिशा में जाती है तो कहाँ पे जाके निकलेगी, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के से की ओर निकलेगी। और ये बोल रहा है कि निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। तीसरा है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित होने वाली किरण परावर्तन के बाद इसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, मतलब जिस पथ से वो आती है उसी पथ से वापस परावर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन नियमों का पालन करती हैं। तो ये सारी चीजें हमें याद करनी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब आता है अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने की स्थिति। हमने अभी तो गोले दर्पण पे पढ़ा, फिर गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, यानी 2 प्रकार का होता है। तो हम अब पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जब वस्तु की स्थिति, ये सारी चीजें में भी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ, पर अभी हम नोट्स बना रहे हैं तो मैं आपको अभी समझा दूं, फिर हम डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर बनेगी। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होती है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, अवतल दर्पण है ना, ये हमारा है अवतल दर्पण, है ना, ये हमारा अवतल दर्पण है ना। तो वस्तु की स्थिति जब अनंत पर होती है ना, ये वस्तु है हमारी, ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, इससे किरण आ रही है। जब वस्तु है ये, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर होगी, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा। जब वस्तु दूर होती, जब हम किसी दर्पण में देखते हैं तो हम जितने दूर खड़े होते हैं उतनी ही छोटी आकृति दिखाई देती है हमें, है ना। और वस्तु का आकार उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा होता है, डिक्टो होता है लेकिन उल्टा दिखाई देता है। अगला है हमारा जब वस्तु की स्थिति C से परे हो, है ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति C पर होगी तो प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है
फिर वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति C पर लिखेंगे। प्रतिबिंब का आकार समान होता है, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होती है। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, तो ये सारी स्थिति लिखनी है। स्थिति फर्स्ट है जब वस्तु अनंत पर हो, स्थिति सेकेंड है जब वस्तु C से परे हो, स्थिति थर्ड है जब वस्तु C पर हो, है ना। फिर चौथी स्थिति है हमारी जब वस्तु C तथा F के बीच हो, प्रतिबिंब की स्थिति C से परे हो, प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। फिर पांचवी स्थिति है हमारा वस्तु F पर प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होती है। अगला है हमारा जब वस्तु P तथा F के बीच हो तो प्रतिबिंब का दर्पण पीछे की साइड बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी एवं सीधा होगा। आभासी मतलब पूरी तरीके से प्रतिबिंब नहीं बनता है, लेकिन हमें आभास होता है कि वहां पे प्रतिबिंब बना हुआ है। फिर आता है हमारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। पहले हमने अवतल गोलीय दर्पण की पढ़ी, फिर अवतल दर्पण का पढ़ा, फिर उत्तल दर्पण। इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें तीनों ही पढ़नी है। मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी, ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? फोकस दर्पण पर दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होगी। और अगला है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो, है ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी रहेगी? P तथा F के बीच दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार छोटा रहेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होगी। अब अगला टॉपिक आता है हमारा दर्पणों का उपयोग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो 100% पूछा जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अवतल दर्पणों के उपयोग। सामान्य टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। जो वाहनों के आगे हेडलाइट लगी होती है उसमें किस प्रकार का दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, जो एक प्रकाश यानी शक्तिशाली किरण पुंज का निर्माण करता है। दांतों के डॉक्टर अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे उपयोग हमें याद करने हैं। फिर आता है अगला उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में, जो साइड में जो कांच लगे होते हैं जिसके द्वारा हम पीछे के जो वाहन देखते हैं वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देख सकता है, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। अगला है हमारा उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि यह छोटा होता है। पीछे जब हम साइड के कांच में देखते हैं तो जितना पीछे साधन आता है उतना ही हमें छोटा दिखाई देता है। जैसे जैसे वो पास आता है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता हुआ दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि हम जब साइड के कांच में देखते हैं तो पीछे से अगर बाइक आ रही हो तो हमें उल्टी दिखाई देगी, नहीं, वो सीधी दिखाई देगी, है ना। उत्तल दर्पणों का दृश्य क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो हमें अगला टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह त्रिपाटी, ना। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। अगर समझ में ना आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी चैनल पे आपको 10th क्लास साइंस की पूरी बुक के वीडियोस यानी नोट्स मिलने वाले हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मिलने वाली है। थैंक यू।